हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से, सीनियर जर्नलिस्ट से मिलवाते हैं ताकि कुछ खबरों पर बात हो सके, चर्चा हो सके और वो इंफॉर्मेशन सामने आ सके जो आम तौर पर हमें दूसरे माध्यमों से, दूसरे मीडिया आउटलेट से नहीं मिलती। इस वक्त भारत तालिबान के मामले में बहुत ही जो विदेश नीति है उसमें काफी कंफ्यूजन सा नजर आ रहा है। कंफ्यूजन मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ जब फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच में मुआहदा होता है, तब हमारे विदेश मंत्री उसमें शरीक होते हैं। उसके बाद कुछ मीटिंगों में तेहरान में एक मीटिंग होती है जून में, वहां पर भी हमारे विदेश मंत्री पहुंचे मॉस्को के रास्ते में, और बीच बीच में तालिबान से दूरी का भी इशारा किया जाता है। अब मॉस्को में 2 दिन बाद एक मीटिंग हो रही है जिसको मॉस्को फॉर्मेट टॉक्स कहा जाता है। उसमें भी भारत नुमाइंदे के तौर पर, भारत का नुमाइंदा एक पहुंचने वाला है जिसका ऐलान हो चुका है नई दिल्ली से। और अब एक और ऐलान सामने आया है कि अगले महीने नवंबर में भारत में नई दिल्ली में एक मीटिंग होगी अफगानिस्तान के बारे में, लेकिन उसके इनवाइटीज कौन कौन होंगे, क्या क्या होगा, उसकी कुछ डिटेल आई है, कुछ डिटेल अभी आनी बाकी है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं, सीनियर जर्नलिस्ट असद मिर्जा साहब। और वो पूरे इस खित्ते को, इंटरनेशनल अफेयर्स को बहुत नजदीक से देखते हैं और उनका कॉलम हर हफ्ते कई जबानों में, न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी छपता है। असद मिर्जा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार शुक्रिया। गोल्ड को आपने किया। आप ये बताइए कि ये मॉस्को की मीटिंग में तालिबान के साथ भारत के नुमाइंदे का बैठना और अगले महीने भारत में मीटिंग होना, और कुछ इशारे ऐसे मिल रहे हैं कि तालिबान को उसमें नहीं बुलाया जा रहा है, इसका क्या मतलब है, क्या समझते हैं? जी, काज़मी साहब शुक्रिया। जैसा कि आपने फरमाया कि जो अभी ऐलान हुआ है कि मॉस्को फॉर्मेट टॉक्स जो हैं वो अभी 2 दिन के बाद मॉस्को में होने वाली हैं, और इसी दरमियान एक नया ऐलान सामने आया है जिसका बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर जो फ़ॉरेन अफ़ेयर्स कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनके बीच ये खबर जो है वो फैली हुई है कि हो सकता है कि आइंदा महीने यानी कि नवंबर को 10 और 11 तारीख को हिंदुस्तान तालिबान और अफ़गानिस्तान के मसले पर अपने यहाँ नई दिल्ली में एक बैठक करे। अभी तक जिन मुल्कों का नाम इसमें शामिल हुआ है कि किस-किस को मदऊ किया गया है या इनवाइट किया गया है, उसमें पाकिस्तान, चाइना, ईरान, रशिया और ताजिकिस्तान शामिल हैं। अभी चूँकि इसका बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐलान या कोई इन्विटेशन नहीं गया है, तो किसी भी मुल्क ने अभी तक अपनी रज़ामंदी या अपनी गैर रज़ामंदी ज़ाहिर नहीं की है कि वो आया इसमें शामिल होंगे या नहीं। और ये जो मीटिंग होगी, ये सारे तमाम मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं, उसके लेवल पे होगी। ये फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल पर नहीं होगी। तो इस मीटिंग में हम ये समझ सकते हैं कि दिफ़ाई पहलू जो है, वो एक बड़े टॉपिक के तौर पर एजेंडा में शामिल रहेगा, क्योंकि हर ममालिक को, हर मुल्क को ये खतरा है कि अगर तालिबान की हुकूमत जो अफ़गानिस्तान में कायम हुई है, तो उसके बाद जो पूरे खित्ते की, पूरे रीजन की दिफ़ाई सूरत-ए-हाल है, उसका क्या असर होगा। और जैसा कि आपने फरमाया कि इससे पहले हिंदुस्तान का जो मौक़िफ़ रहा है कि वो उसने मना कर दिया था कि वो तालिबान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा, और उसके बावजूद पिछले साल भी हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारिजा जो हैं वो कतर गए, वहाँ पर उन्होंने जो तालिबान का पॉलिटिकल ऑफ़िस में उसके नुमाइंदों से बातचीत की, और इसी साल अगस्त 31 तारीख को पॉलिटिकल ऑफ़िस के एक अहम रहनुमा जो हैं अब्दुल्ला स्तानिकज़ई, उन्होंने कतर में हिंदुस्तानी सफ़ीर से मुलाकात की। तो ये मुलाकातें अपनी जगह जो हैं वो बज़ाहिर जारी हैं, लेकिन इसके अलावा जो तशवीश की बात है कि इन मुल्कों में जो है टॉक्स में जो है वो हिंदुस्तान कहीं पे भी सिरे से नज़र नहीं आ रहा है, एक आलमी पैमाने पर या रीजनल कोऑपरेशन लेवल के ऊपर।
क्योंकि अब तक जो बातें रही हैं उसमें, उन मीटिंग्स में और उन सारे डेवलपमेंट्स में सबसे ज्यादा अहम किरदार जो नुमाया है वो है पाकिस्तान। इसके अलावा माजी में अशरफ गनी की हुकूमत के साथ जो ताल्लुकात हिंदुस्तान के रहे हैं वो बहुत ज्यादा बामानी रहे हैं, और हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए, वहाँ की पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने के लिए, वहाँ की जो लोकल पुलिस है उसको तरबियत देने के लिए और दीगर चीजों के ऊपर कम से कम एक अंदाजे के मुताबिक करीबन $3 बिलियन अब तक खर्च किए हैं। लेकिन अब हिंदुस्तान जो है इस पूरे उस अमल में कहीं भी नजर नहीं आ रहा है कि वो मास्को टॉक्स में भी शामिल नहीं है। तो इसका ये मकसद ये मतलब निकाला जा सकता है कि ये जो ताकतें हैं, रीजनल ताकतें, वो अपने अपने लेवल पर अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत से रवाबित कायम करने की और उससे कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन कौन सा मुल्क इसमें क्या पोजीशन लेता है ये अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका है। जी, मॉस्को टॉक्स में तो भारत के एक नुमाइंदे जा रहे हैं, लेकिन ये जो कंट्राडिक्शन है, भारत में अफगानिस्तान मामले पर बात होगी लेकिन तालिबान नहीं होंगे। हम तालिबान के साथ जाकर के मिलेंगे मॉस्को टॉक्स में। इस कंट्राडिक्शन को आप कैसे देखें? देखिए, ये कंट्राडिक्शन जो है उसको हम हिंदुस्तानी फॉरेन पॉलिसी का एक फेलियर भी ताबीर कर सकते हैं कि उसमें अभी तक हिंदुस्तानी हुकूमत ने तालिबान और अफगानिस्तान के तई अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या रहेगी, इसके ऊपर या तो उन्होंने वक्त सर्फ नहीं किया है या उसको पॉलिसी या स्ट्रेटेजी अभी तक कोई जो है भरोसेमंद तरीके से हर चीज का अहाता करते हुए नहीं बनाई गई है। क्योंकि कभी ऐलान होता है कि साहब हम तालिबान से मिलेंगे, दूसरी जानिब आप कहते हैं कि हम तालिबान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, और फिर आप कहते हैं कि हम अपने यहाँ सारे मुल्कों को बुला रहे हैं और तालिबान को नहीं बुलाएंगे। तो जैसा कि आपने फरमाया कि ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये एक इंडिकेशन है कि हिंदुस्तान की पॉलिसी अभी तक तालिबान और अफगानिस्तान के ताल्लुक से बिल्कुल फॉर्मलाइज नहीं की गई है कि हमें किस रास्ते पर चलना है और हमें किन रास्तों पर तालिबान हुकूमत से या अफगानिस्तानी अवाम से रिश्ते कायम करने हैं। अच्छा, क्या इसमें कहीं इस कंफ्यूजन में कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो देश के अंदर में जो जो कुछ पॉलिटिक्स है, खास तौर पे उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस हैं, कुछ और भी स्टेट्स में इलेक्शन होने जा रहे हैं और तालिबान को बाकायदा इलेक्शन इशू के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया, खास तौर पर यूपी में। तो क्या आपको ये लगता है कि ये अंदरूनी सियासत की वजह से या अंदरूनी सियासत का शिकार हमारी विदेश नीति हो रही है? इसे किस तरह से देखते हैं आप? जी, कुछ हद तक ये कहना भी दुरुस्त है कि जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी पर असरअंदाज हो रहे हैं। जैसा आपने फरमाया है कि यूपी के इलेक्शंस होने वाले हैं, कुछ दीगर स्टेट्स के इलेक्शन होने वाले हैं और उनकी वजह से हिंदुस्तानी हुकूमत खुलकर तालिबान की हिमायत में सामने नहीं आ रही है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो उसको इन स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट्स पर ज़ाहिर हो सकता है। तो हो सकता है कि जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं उनकी वजह से अभी फिलहाल जो है हिंदुस्तानी हुकूमत कोई भी स्टैंड लेने से गुरेज कर रही है। अच्छा, असद मिर्जा साहब, आपको भी काफी अच्छा लंबा तजर्बा है और तकरीबन हमें भी काफी अरसा हो गया देखते हुए इंटरनेशनल और नेशनल पॉलिटिक्स को। एक नई तब्दीली नजर आ रही है। ये जो अभी तकरीबन कुछ हफ्ते पहले ब्रिटिश अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दिल्ली आए थे अफगानिस्तान के मामले पे बात करने के लिए। हमारे भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर काफी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं और ये जो दिल्ली में मीटिंग होने जा रही है नवंबर में, आपने बताया कि इसमें एनएसएज होंगे, जिसे आम तौर पर आम लोगों की जबान में अगर कहा जाए तो खुफिया महकमों के सरबराह होंगे। तो क्या अब मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी पर मुल्कों के खुफिया महकमे हावी हो रहे हैं? क्या विदेश मंत्री सिर्फ दिखावे का होने लगा है? ये सिर्फ मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मुख्तलिफ मुल्कों से ऐसे इंडिकेशन आ रहे हैं। ये क्या कुछ है? आप अपने पत्रकारिता के तजर्बे में आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, आपने बहुत एक अच्छे टॉपिक के ऊपर जो है सवाल उठाया, और इससे ये ज़ाहिर नहीं हो सकता है कि जो खुफिया एजेंसीज़ के हेड्स हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर लेवल से ऊपर की कोई बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दरअसल मामला ये है कि इस पूरे इश्यू में जो
मदाखलत पाकिस्तान की तरफ से हमेशा रही है, उसमें वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसका जो है रोल काफ़ी नुमायाँ रहा है। और इसी गुज़िश्ता महीने की 4 सितंबर को फैज़ हमीद के काबुल जाने के बाद और तालिबान हुक्काम से मिलने के बाद ये अफ़वाहें बहुत सरगर्म हो रही थी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो है कुछ मुआहिदा होने जा रहा है, या वो तालिबान को वो नुकात बताने गए हैं या वो लाइन्स बताने गए हैं जिसके ऊपर कि वो मुस्तकबिल में अमल करे। लेकिन यहाँ पर ये है कि देखिए, ऐसा है कि हर मुल्क जो है उसकी, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे ईरान हो, चाहे ताजिकिस्तान हो, इन सब की जो सरहदें हैं, इन सब के जो बॉर्डर्स हैं, वो कुछ ना कुछ हद तक अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। चाहे वो जैसे कि चीन का मामला है, सिर्फ़ 100 किलोमीटर का एक हिस्सा है जो कि चीन और अफ़गानिस्तान के दरमियान है। और अगर ईरान की बात करें तो ईरान का जो है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर का एक लाइन है जो कि बॉर्डर दोनों मुल्कों के दरमियान कायम है। पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो तकरीबन 1500 किलोमीटर अफ़गानिस्तान के साथ मिलता है। तो इस वजह से इन सब मुल्कों को अपनी दिफाई हिकमत अमली भी वज़ह करनी है, और उसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि इन मुल्कों को अपनी दिफाई जो सूरत-ए-हाल है उस पर भी नज़र रखनी है, क्योंकि जैसे कि अगर हम चीन का ज़िक्र करें यहाँ पर, तो 28 जुलाई को मुल्ला गनी ब्रदर ने जो है वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर विंग यी से मुलाकात की थी तियानजिंग में, और उसके बाद ये ऐलान हुआ था कि चीन जो है, और वो चीन जो है वो अब तक का वाहिद मुल्क है जिसने कि $31 मिलियन अफ़गानी अवाम की के लिए, उनकी इमदाद के लिए मुहैया कराए हैं। तो चीन एक तरीके से अफ़गानी अवाम की मदद कर रहा है, लेकिन वहीं उसे ये तशवीश भी है कि कहीं तालिबान जो है, उसके सिंचियान प्रोविंस में जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक काउंसिल है, जो कि चीन का कहना है कि वो चीन मुखालिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस रहती है, तो उनका ये खदशा है कि कहीं अगर वो तालिबान से मिल जाएँ, तो चीन के सिंजियान प्रोविंस में शोरिश जो है वो ज़्यादा बढ़ सकती है, और कहीं ऐसा ना हो कि सिंजियान प्रोविंस जो है वो चीन से बगावत करके अपने आप को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर ऐलान करके चीन से अलग हो जाए। इसी तरीके से ईरान जो है वो अपने जो नॉर्दर्न वैली के जो लोग हैं उनके लिए, क्योंकि वहाँ पर शिया हज़रात और हज़ारा ट्राइब्स जो है उसकी अक्सरियत है, उनकी जो सेफ्टी है उसके लिए वो बहुत काफ़ी हद तक जो है कंसर्न रहता है कि आप शियाओं के साथ और माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी जिसमें हज़ारा भी शामिल है, उनके साथ तालिबान का क्या रवैया रहेगा, क्योंकि अब तक ये रवैया जो है वो बहुत ही गैर फितरी और गैर हिकमत अमली के बगैर रहा है, और उसमें साफ-साफ ये वाज़ेह होता है कि शिया सुन्नी डिवाइड या दूसरे छोटे माइनॉरिटीज़ के साथ में जो सुन्नी डोमिनेंस है वो कायम रहेगी। तो अभी क्या कुछ ये जो नई दिल्ली की मीटिंग होगी, इसमें जो भी फैसले हों या जो भी लाइन ली जाए, उसको उसको तालिबान के साथ कैसे सिंक किया जाएगा? क्योंकि तालिबान एक हकीकत है, उनकी एक इंटरिम हुकूमत है, और जो भी परमानेंट हुकूमत भी आएगी उसमें उनका एक मेजर रोल रहेगा, ये भी तय है, दुनिया सब जानती है इस बात को। तो ऐसी हालत में ये नई दिल्ली की मीटिंग काबुल के किसी आइंदा हालात पर कितना इफेक्टिव हो सकती है? क्या कुछ हो सकती है? देखिए, जैसा आपने फरमाया, मेरे अलावा दूसरे जो फ़ॉरेन अफ़ेयर्स एक्सपर्ट्स हैं और फ़ॉरेन अफ़ेयर्स इश्यूज़ पे लिखने वाले हैं और उस पर नज़र रखने वाले हैं, उन लोगों का भी यही मानना है कि ये एक बहुत अजीब बात है कि जो मेन प्लेयर है, जिसके लिए आप ये मीटिंग कर रहे हैं, वो उस मीटिंग से नदारद है। हुँ। तो क्या आप लोग खुफिया तौर पर मिलके उसके खिलाफ कोई हिकमत अमली या कोई स्ट्रेटेजी या पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? या अगर आप उसके फ़ेवर में कोई पॉलिसी या स्ट्रेटेजी बनाएँगे तो उसके बारे में उस मेन प्लेयर को आप कब इन्फॉर्म करेंगे? और जहाँ तक डिप्लोमेसी का ताल्लुक है, तो डिप्लोमेसी में ये मुझे लगता है कि गालिबन पहला मौका है कि जो एक अहम फ़रीक है, एक अहम पार्टी है नेगोशिएशंस में, या पूरे टॉक्स का जो सेंटर है वही नदारद है, और हो सकता है कि हिंदुस्तानी हुकूमत अपने इस फैसले के ऊपर दोबारा नज़र-ए-षानी करे और तालिबान को मदऊ कर ले, क्योंकि अभी कोई भी चीज़ हतमी या फाइनल नहीं है। नहीं, मैं आपको आपको एक वाक़या और याद दिलाता हूँ। नहीं, इससे पहले असल में अफ़गानिस्तान वाले इस मौजूदा हालात में इसी किस्म की एक बड़ी
और लंबे वक्त तक यही गलती दोहराई गई। कतर में जब बातचीत हुई अमेरिका और तालिबान के बीच, उसमें भी अशरफ गनी हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं होता था। उसको मैं अपने दर्शकों से अक्सर इस बात को कहता हूं कि उस बंद कमरों में अमेरिका ने और तालिबान ने क्या लेन-देन तय कर लिया, नहीं मालूम। तो ये गलती थी जिसकी वजह से आज भी एक तरह से हालात कंट्रोल में नजर नहीं आ रहे। तो ये आखिर कोई एक हुकूमत, जिसे मैं बहुत खुल के कह सकता हूं, क्या वॉशिंगटन ये सब कुछ अपनी मर्जी से कराना चाहता है, और क्या उसके प्लानिंग कहीं भी कामयाब भी हो पाती है? क्योंकि भारत अमेरिका का एक इंपॉर्टेंट एलाई है, ये हकीकत है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। क्या अमेरिका के कहने पर भारत ये ऐसा कुछ कर रहा है? मतलब एक सवाल तो उठता है ना ये। तो आप इसको किस तरह से देखेंगे? ये काबुल को शामिल ना करना, क्योंकि काबुल तो का मतलब इस वक्त तालिबान है। इसी तरह से अमेरिका ने कतर में भी उस वक्त की काबुल की हुकूमत को शामिल नहीं किया था। तो ये आखिर किस तरफ ले जाना है वाकयात को? नहीं, मैं यहाँ ज़रा आपसे इख्तिलाफ़ करूँगा, क्योंकि वहाँ पर जो कतर में जो मुलाकातें हो रही थी, उसमें आखिर अब्दुल्ला अब्दुल्ला शामिल होते थे और एक तरीक़े से उनको अशरफ गनी का करीबी माना जाता था, चाहे उनको अमेरिका ने अपने उस ओहदे के लिए नामज़द किया था। लेकिन एक तरीक़े से अशरफ गनी हुकूमत को थोड़ी बहुत मालूमात हासिल होती थी कि भई ये बंद कमरों में, जैसा आपने कहा, कि क्या बातचीत हो रही है। लेकिन अब एक जो है हुकूमत कायम हो चुकी है, आज़ाद हुकूमत कायम है, उसके किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को इन टॉक्स के लिए ना बुलाना, ये एक बहुत ही अजीब-सी बात लगती है। और जहाँ तक ये कहना कि हिंदुस्तान जो है वो अमेरिका के कहने पर ये सब कुछ कर रहा है, तो इसमें भी मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान अमेरिका के कहने पर कुछ कर रहा है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि हिंदुस्तान के अपने तकाज़े हैं, हिंदुस्तान के अपने मुआशी तकाज़े हैं, अपने इलाकाई तकाज़े हैं, जिसकी बुनियाद पर वो चाहता है कि अफ़गानिस्तान के साथ जो भी रिश्ते हों, वो ज़्यादा से ज़्यादा गहरे और मज़बूत हों। आपको मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि अभी गुज़िश्ता 1 साल में जब से ये सब हालात जो हैं वो ठीक नहीं चल रहे थे, और पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान भी और अशरफ गनी हुकूमत के दरमियान भी ताल्लुकात में कुछ जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को आ रहा था, तो उस वक़्त जो एक्सपोर्ट्स इंडिया से हो रहे थे, वो बजाय पाकिस्तानी पोर्ट्स जाने की बजाय ईरान के पोर्ट्स के थ्रू अफ़गानिस्तान जा रहे थे, और उसमें 80% का इज़ाफ़ा हुआ था उस ट्रेड वॉल्यूम में, जो कि वाया ईरानियन पोर्ट्स अफ़गानिस्तान पहुँच रहा था। तो इसका एक ज़बरदस्त खसारा या नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हुआ। तो हिंदुस्तान अपनी अहमियत को भी कायम रखना चाहता है, अपने मुआशी ताल्लुकात को भी कायम रखना चाहता है, और इसके अलावा एक हद तक दोनों मुल्कों के दरमियान जो कल्चरल और एजुकेशनल रवाबित हैं, हिंदुस्तान उनको भी कायम रखना चाहता है। और इन सब के साथ-साथ वो ये भी चाहता है कि इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान जो है वो उसको कम से कम कोई रोल दिया जाए, जी। जो कि मुमकिन नहीं है। क्योंकि गुज़िश्ता 30 साल के अरसे में जिस तरीके से ताल्लुकात पाकिस्तान और तालिबान के रहे, मुजाहिदीन के नाम पर रहे हों, चाहे शुरुआत में या बाद में फिर तालिबान के साथ में रहे हों, आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और वो ताल्लुकात इतने गहरे और इतने मल्टी डायमेंशनल हैं कि हिंदुस्तान किसी भी लेवल तक जाकर उन ताल्लुकात की बराबरी नहीं कर सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया असद मिर्ज़ा साहब। मैं आखिर में अपने दर्शकों को याद दिला दूँ कि अभी हाल ही में सीनियर जर्नलिस्ट सईद नकवी साहब ने एक बात अपने तरीके से कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये मॉस्को टॉक्स में अगर तालिबान का नुमाइंदा भारत के नुमाइंदे से ज़रा गले मिल ले तबीयत से अच्छे से गर्मजोशी के साथ, और वो फ़ोटो भारत में वायरल हो जाए, तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। शायद यही वजह है कि भारत की जो विदेश नीति अफ़गानिस्तान के मामले में डगमग इधर-उधर पटरी से कभी इधर कभी उधर हो रही है। हो सकता है वही वजह हो, अक्सर लोगों का यही मानना है। असद मिर्ज़ा साहब, आपने वक़्त दिया, आपने बिल्कुल ताज़ा सूरत-ए-हाल से आगाह किया हमारे दर्शकों को, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और आप मुसलसल वहाँ की खबरों पर नज़र रखे हुए हैं। वो बहुत ही अहम है भारत की विदेश नीति पर, ख़ास तौर पे जो कुछ आपने बताया वो काफ़ी अहम था। बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आप कुछ अगर कहना चाहें तो असद मिर्ज़ा साहब?
मैं आपका और अपने दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो कि बहुत दिलचस्पी के साथ हमारी और आपकी बातचीत को सुनते हैं और देखते हैं। शुक्रिया बहुत-बहुत बहुत-बहुत। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।